नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं और हमारी 3 क्लासें पिछली, जिनमें हमने देखा कि जो वस्तुएं होती है और उन वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों को हम 3 भागों में बांटते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया और समझा। अभी 1-2 दिन पहले जो ललन टॉप जो न्यूज़ चैनल है, वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा था और वो जवाब दे रहे थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर पूछा जाता है, मतलब एक लड़का पीछे बैठा होता है, पूछता है कि अभी राहुल गांधी ने विदेश में ये कहा था कि भारत कभी भी वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकता है, हमें कोलैबोरेटर रहकर ही काम करना पड़ेगा, मतलब कि एक समूह के साथ या एक दूसरे से जुड़ाव के साथ ही काम करना पड़ेगा, तभी भारत में विकास होगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि हम दुनिया को नहीं चला सकते हैं, बल्कि हम दुनिया के साथ रहकर ही चल सकते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तो ये जब उन्होंने कहा तो उन्हीं के आगे एक लड़का बैठा, उसने जवाब दिया कि अ, उन्होंने पूछा कि जो विपक्ष का नेता है वो इस तरह की बात कर रहा है कि हम कभी वर्ल्ड लीडर बन ही नहीं पाएंगे, तो वो एक सही बात नहीं है, उन्होंने कहना चाहा। तो जब जवाब आया तो उन्होंने ये कहा, और जो हमारी पिछली 3 क्लासें हैं उन्हीं को लेकर उन्होंने जवाब दिया, और जो हमने अभी तक समझा वो बात स्पष्ट हो जाती है उनकी एक लाइन से। उन्होंने कहा कि हमारा देश अभी भी विकासशील नहीं हुआ है, मतलब कि अभी भी विकास के लिए तरस रहा है। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, हमारे देश में किसानों की हालत काफ़ी खराब है। और एक लाइन उन्होंने ये कही कि हमारा देश जो है, भारत, आज़ादी के समय तो हम कृषि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे, हम विकास कर रहे थे तो कृषि क्षेत्र में कर रहे थे, हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कृषि क्षेत्र में थी। लेकिन उसके बाद हमको जाना था उद्योग क्षेत्र में, लेकिन हम पहुंच गए सर्विस सेक्टर में। मतलब हमारा देश उद्योग सेक्टर में जाना चाहिए था, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हो, कारखाने हो, जहाँ पे खेती से निकल कर बच्चे फैक्ट्रियों में जाए, काम करे, या उनके लिए काफ़ी सारे नए रोजगार अ, सृजित किए जाए, जैसे कि चीनी मिलें लगाई जाए, कपास जो कपड़ा मिलें होती वो लगाई जाए, इन सारी चीज़ें की व्यवस्था की जाए। लेकिन हम कहाँ पे गए? कृषि क्षेत्र से सीधे हम कहाँ पे गए? सर्विस सेक्टर में। उन्होंने यही लाइन कही थी कि हमारा देश द्वितीय क्षेत्र में नहीं गया, तृतीय क्षेत्र में चला गया। और पिछली क्लासों में हमने काफ़ी अच्छे से हमने समझा कि सर्विस सेक्टर में जाने के पीछे के कारण क्या है, क्यों हम उद्योग क्षेत्रों में नहीं गए। और ये कोई बीजेपी सरकार के समय ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, पिछले 40 सालों से हम सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। मतलब सर्विस सेक्टर जो हमारा है वो जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहा है। बल्कि हमें ध्यान देना चाहिए हमारे देश के अंदर, और अभी प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। मतलब कि हमारे देश के अंदर फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ये चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही है। अब क्यों नहीं हो पा रही है? इसके पीछे काफ़ी बड़े-बड़े रीज़न हैं। उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो अर्थव्यवस्था को लेकर है, ना कि कोई चुनावी बातों को लेकर। अब हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है और पिछली जो क्लासें हैं, उनको अगर आपने देखा है, तो आज की आपको क्लास काफ़ी अच्छे से, काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आएगी। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है, या देखी है और वो क्लासें आपको समझ में नहीं आई, तो आज की क्लास हो सकता है आपकी थोड़ी कम समझ में आए। सबसे पहले 2 तरह के बातें होती है, इकोनॉमिक्स होती है। देखो, एक होती है आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ। हमारी ग्रोथ रेट क्या है? मतलब हमारे देश के अंदर उत्पादन बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ा है? हर साल ये बताया जाता है कि इस साल उत्पादन इतना बढ़ा है। एक होती है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये होता है आर्थिक विकास। इसके अंदर अर्थ, देखो, आर्थिक का अर्थ होता है पैसा, ठीक है। अर्थ आ रहा है शब्द, मतलब कि अर्थ मतलब होता है पैसा, आर्थिक मतलब पैसा, पैसों की बात हो रही है। अब वो पैसा उत्पादन के लिए कितना लगाया जा रहा है? चाहे हमको नई मशीनें खरीदनी पड़े तो खरीदेंगे, चाहे लोगों को ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा काम करवाना पड़े, करवाएंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए। ये तो हो गई ग्रोथ। विकास जो होता है, आर्थिक विकास, वो होता है कि कितनी स्कूलें खोली गई, उन स्कूलों के अंदर कितने भारत के लोग, भारत के नागरिक उनमें गए और पढ़ाई की, कितने लोगों को शिक्षा मिली, कितने लोगों को रोजगार मिला, और कितने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई। विकास बात करेगा किसकी?
हमारे देश के लोगों की, उनकी भावनाओं की, उनकी हेल्थ की, उनके रोजगार की और आर्थिक समृद्धि बात करेगी सिर्फ उत्पादन की। समृद्धि के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, लेकिन विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती है कि भारत कितना विकासशील देश है, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, और हमारे देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति वो कैसी, इन सब पहलुओं को मिलाकर बात करेंगे। एक चीज होती है ग्रोथ रेट और एक होता है डेवलपमेंट। जो सब्जेक्ट है हमारी इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनना, आज की क्लास काफी शानदार तरीके से है और काफी अच्छे से हम इन सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम आर्थिक जो समृद्धि है उसको समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक बैंक होता है, काफी बड़ा बैंक है, काफी बड़ा बैंक है, इसमें है कि देश का बड़ा बैंक कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, निरंतर पैसे छापते जा रहे हैं, तो जो पैसा है छपने का जो उत्पादन है वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि इस साल 2% पैसे छाप दिए, अगले साल 4% छाप दिए, इस तरीके के। मतलब कोई क्षेत्र है, कहीं इसकी कोई खदान है, खदान से सोना निकाला जा रहा है और भारत को जरूरत है काफ़ी सारे सोने की। पहले साल सोना निकाला गया, कुछ लोग थे उनके द्वारा निकाला गया, तो लगा कि काफ़ी कम निकाला गया, तो हमने किया कि लोगों की संख्या बढ़ा दी, हमने वहाँ पे संख्या बढ़ा दी। अगले साल फिर उत्पादन, तो उत्पादन कुछ तो बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ पाया, तो हमने किया कि एक दो मशीनें लगा दो। हमने मशीनें लगा दी वहाँ पे, फिर भी उत्पादन, तो उत्पादन तो फिर बढ़ा लेकिन हुआ क्या, उतना नहीं हो पाया जितना हम चाह रहे थे। हमने कहा कि लोग जो काम कर रहे हैं उनका समय बढ़ा दो, पहले 6 घंटे काम कर रहे थे, अब 9 घंटे काम पे लगाओ उन लोगों को। हमने लगाया, उत्पादन और बढ़ा। मतलब हर साल उत्पादन बढ़ रहा है, 2% बढ़े, 4% बढ़े, 10% बढ़े, बढ़ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भरपाई है वो नहीं हो पा रही। आर्थिक समृद्धि भी यही होती है कि अब ध्यान रखना, उन लोगों का समय बढ़ाया गया, कुछ भी किया गया, वो लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको कि वो लोग बीमार है तो भी काम कर रहे हैं या ठीक है तो भी काम करें, उन लोगों के बच्चे क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके अंदर, इस आर्थिक समृद्धि के अंदर। यहाँ पे बस चाहिए पैसा प्लस उत्पादन। मशीनें खरीदनी है, पैसा लगाओ, खरीदो। कोई कंपनी खोलनी, उत्पादन ऋण लो बैंक से, कंपनी खोलो, निवेश करो, इन्वेस्ट करो, उत्पादन कम बढ़ाओ, बस। ठीक है, इनकी बात करेगा। डेवलपमेंट जो है ये बात करता है शिक्षा की, रोजगार की और स्वास्थ्य की, सारी चीजों की ये बात करता है जो हमारे देश के अंदर जो नागरिक है उनके लेकर। जैसे एग्जाम्पल है कि 100 रुपये हर महीना कमाते हो, फिर एक दिन आए जब आप 110 रुपये कमा रहे हो, तो उत्पादन कितना बढ़ा, 10 रुपये। तो यही होती है ग्रोथ रेट। एक मिनट, आर्थिक समृद्धि की हम बात कर रहे हैं तो समझना, हमारी लाइन है कि समृद्धि का जो उत्पादन पर ध्यान होता है। देखो, 3 प्रकार से हम समृद्धि को बता सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में भी बता सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। पहली चीज है कि अ, मापने के मापन जीडीपी और जीएनपी, इसको तो आप बाद में समझेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने मेरा, क्या अपने आप आय हो सकती है क्या? आय मतलब कि आप घर बैठे अपने आप ही पैसे कमा सकते हैं क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो आप एक घर बनाइए, उसको किराए पे दीजिए, तब पैसा आएंगे। तो आपने एक घर इन्वेस्ट किया है पूरा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप चुपचाप घर पे बैठ जाओ, आय हो रही नहीं होगी ना। 3 तरीके से हम आय करें। एक तो है पूंजी, जितनी बेहतर हम पैसे दे के मशीनें खरीदेंगे, हमारा जो उत्पादन है उतना बेहतर होगा। जैसे कि जो गेहूं निकालने हैं खेतों से, तो मशीनों के द्वारा बेहतर निकाले जा सकते हैं,
न कि उनको हाथों से पटक पटक के निकालने के बजाय। ठीक है, टाइम कम लग रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि उस मशीन ने कई सारे लोगों के रोजगार छीन लिए। तो ये किसका नुकसान हो गया यहाँ पे? डेवलपमेंट का। तो इसको तुलनात्मक रूप में देखते चलना। आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि हमको उत्पादन बढ़ाना है, चाहे हमको मशीनों की जरूरत पड़े तो पड़े। डेवलपमेंट काम बात करता है विकास की, रोजगार की। अब यहाँ पे रोजगार को नुकसान हो गया इस चीज को लेकर, चाहे एक का रोजगार भी छीना गया हो, लेकिन छीन तो लिया गया ना। ठीक है, उसके बाद देखना दूसरा है श्रम। या तो हमने सोना निकाल रहे थे, उन लोगों की संख्या बढ़ा के देखा तो भी हमको लगा कि उत्पादन कम हो रहा है। फिर हमने उन लोगों का समय बढ़ाया। तो जो श्रम होता है, जो श्रमिक होते हैं, या तो उनकी संख्या बढ़ा दो या फिर क्या करो, उनके काम करने का समय बढ़ा दो। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको ग्रोथ के रूप में हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको उत्पादन बढ़ाना है। मतलब कि चीजें जो हम प्राप्त कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम प्राप्त करें। इसका क्या कारण है? क्योंकि जीडीपी के अंदर गिना जाएगा, और जीडीपी उत्पादन क्षमता होती है। हमने क्या बात की कि जीडीपी, किसी भी देश की शक्ति को समझने के लिए जीडीपी जरूरी होती है। और सबसे अच्छा है कि जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है कि किसी देश की जो कितनी शक्ति, उत्पादन शक्ति कितनी है, उसको जीडीपी के अंदर से देखा जाता है। तो जीडीपी को बेहतर बनाने के लिए हमको ग्रोथ रेट बेहतर चाहिए, ठीक है, उत्पादन क्षमता बेहतर चाहिए। और उसके लिए हमको क्या करना है, लेकिन जिन लोगों को हमने काम पे लगाया, वहां पे ज्यादा टाइम तक काम पे लगाया, उनके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? ये विकास करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। अब उनके लिए अस्पतालों की व्यवस्था है कि नहीं है, उनके लिए सारी चीजें है कि नहीं, इनकी बात डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। कौन अमीर है, कोई गरीब है, असमानता असमानताएं बढ़ती है, बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। काफी अच्छे से, काफी इजी वे में हम समझ रहे हैं इन चीजों को, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस क्लास के अंदर। ग्रोथ और डेवलपमेंट, स्वास्थ्य। ठीक है, अब एक चीज और है देखना, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि तेल के हमको भंडार मिले, जैसे सोने की खदान मिली, तो उसी को बात लेकर के मिली है चीजें, तो ये भी तो उत्पादन बढ़ा है। एक हमारे पास कुछ नहीं है, खाली बंजर जमीन पड़ी है, हमको पता चला कि इस जमीन के यहाँ पे अंदर कुछ सोना है या तेल के भंडार, कुछ कच्चे कुएं हमको मिल गए, तो वो उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ गई ना। वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पे उत्पादन होने लग गया, तो कुछ तो बढ़ा है ना ये चीज। और फिर कितनी महंगा बिकेगा ये? तो ये जो मौद्रिक मूल्य है, जितना मूल्य अधिक होगा उतनी उत्पादन क्षमता अधिक होगी। ठीक है, अब एक खेत से आलू निकालना और एक जगह से तेल निकालना, तो आप समझ सकते हो इन चीजों को क्या है। उसके बाद हमारा है कि जो समृद्धि का जो मापन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो मौद्रिक होता है, एक वास्तविक होता है। मौद्रिक कैसे? 100 केले हैं, आपने खरीदे, आपने उनको बेचा, 10 रुपए किलो में बेच दिया। ठीक है, तो 100 केले 10 रुपए किलो में बेच, 100 किलो केले 10 रुपए में बेच दिया आपने, कितने? 1000 रुपए आगे होंगे आपके। अब दोबारा आपने उन्हीं केलों को खरीदा, महीने भर बाद, उन्हीं मतलब, और दूसरे केलों को खरीदा 100 रुपए में, 100 किलो केले, और इस बार 20 रुपए के भाव से बेच दिए। अब मुझे बताओ, जीडीपी में तो योगदान दुगुना हो गया ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक होता है मौद्रिक, समझना इसको, और एक होता है वास्तविक। अब ऐसे तो हर महीने रेटें बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी गिनते हैं ग्रोथ रेट में, तो हम मौद्रिक को नहीं गिनते हैं, वास्तविक को गिनते हैं। हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ी है, उसके कारण रेटें बढ़ गई है, लेकिन हम उस महंगाई को नहीं गिनते हैं, महंगाई को हम नहीं गिनते हैं। महंगाई को अलग रख के फिर हम वास्तविक जो आई हुई है, हम उसी को शामिल करते हैं ग्रोथ रेट में। ठीक है, ये बाकी हर महीने रेटें बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, हर महीने रेटें बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, ऐसे तो फिर हम सही से निकाल थोड़ी पाएंगे क्या। इसलिए जो मौद्रिक होती है उसको कहते हैं नॉमिनल ग्रोथ, और जो वास्तविक होती है उससे रियल। अब सिर्फ कीमतें देखना, यहाँ पे सिर्फ कीमतों के बढ़ने से जीडीपी अगर दोगुनी हो जाएगी, तो जो सर्विस सेक्टर है, अब डॉक्टर अपनी फीस बढ़ा ले, यहाँ पे 500 रुपये फीस ले रहा है, तो कल 1000 रुपये फीस कर ले। ठीक है,
तो फिर उनके 60% का योगदान तो 120% चला जाएगा या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर किसान खेती का क्या होगा, 1-2% पे चली जाएगी वो तो। इसलिए हम महंगाई को अलग रखते हैं, फिर उसका मापन करते हैं, ये समझ ध्यान रखना। वास्तविक वृद्धि को लेकर दो लाइनें सुनना। यह महंगाई की कीमतों को हटाकर मापा जाता है, ठीक है। जो वास्तविक समृद्धि की हमने बात की, उसकी समृद्धि को लेकर उसको। अब जब अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि 5% बढ़ोतरी हुई है, किसमें 5% बढ़ोतरी, हमने यही बात की कि ग्रोथ रेट हर साल बढ़ती रहेगी। कितने परसेंट बढ़ेगी, तो इस बार आर्थिक समृद्धि ये रही, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये रही, इतने परसेंट रही। तो मतलब है कि पूरे देश में पहले जितना उत्पादन हो रहा था उसका इतना परसेंट बढ़ा है। तो अर्थशास्त्री जब भी ये कहे कि 5% ग्रोथ रेट है हमारी, तो ये समझना कि वो वास्तविक है, महंगाई को अलग रख के ये चीजें रखी गई है। क्वेश्चन यही आएगा कि क्या आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए, वास्तविक समृद्धि को मापने के लिए महंगाई को अलग रखा जाता है या साथ में जोड़ा जाता है? आप कहोगे कि महंगाई को साथ में नहीं रखा जाता है, अलग रखा जाता है, हटा दिया जाता है। मौद्रिक समृद्धि को मापने के लिए महंगाई को अलग रखा जाता है या साथ में जोड़ा जाता है? आप कहोगे कि महंगाई को साथ में जोड़ा जाता है। मौद्रिक समृद्धि की बात करें तब, और वास्तविक की बात करें तब अलग, ठीक है। उसके बाद आर्थिक समृद्धि के जो नकारात्मक पहलू है हम उनको समझ लेते हैं। असमानता, जब हमने बात की इसको लेकर, तो हमने ये देखा कि असमानता को लेकर जब हमने बात की तो हमने ये कहा कि चाहे इस देश में अमीर हो चाहे गरीब हो, समृद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस ये चाहता है कि देश का उत्पादन बढ़ता रहे, ठीक है। सुनना लाइन, समृद्धि का लाभ सिर्फ कुछ लोगों को होगा। जीडीपी तो बढ़ जाएगी लेकिन अमीर गरीब की खाई भी बढ़ जाएगी। जीडीपी तो बढ़ेगी, जीडीपी कोई नहीं रोक सकता है। देखो, सरकार प्राइवेट अस्पताल है, पहले काफी कम रुपए लिया करते थे, अभी काफी ज्यादा ले रहे हैं। वो महंगाई बढ़ने के कारण ज्यादा ले रहे हैं, काफी ज्यादा ले रहे हैं, लाखों का बिल बनाया जाता है। इसके कारण सर्विस सेक्टर का योगदान जीडीपी में काफी ज्यादा है, और यही कारण है कि कृषि क्षेत्र का योगदान काफी कम हो गया है जीडीपी के अंदर। अगर हम इनका योगदान कम करके कुछ पैसे उस सेक्टर में डाल दें तो कृषि क्षेत्र अपने आप ही ऊंचा उठ जाएगा। अगर हर एक फसल पे एमएसपी लागू कर दें और इन डॉक्टरों की फीस को हम एमएसपी के तहत ही लागू कर दें कि कोई भी डॉक्टर 200 से ज़्यादा फीस नहीं लेगा, ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इनकी जो जीडीपी में जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का योगदान काफ़ी अच्छे से वापस बढ़ जाएगा। तो सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपने दिमाग के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं बस। ये एक डॉक्टर की तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख दे तो सलाह ही रहा है ना, और क्या कर रहा है वो। टेबलेट दूसरी कंपनियां बना के दे रही है जो अंतिम वस्तु के रूप में गिनी जाती है, उसके पास जो पहुंच रही है। एम्बुलेंस दूसरे लोग बना के दे रहे हैं, जो गाड़ियां बनाते हैं अंतिम वस्तु में गिनी जाती है। और जो अस्पताल जो बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं वो इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर तो आप कुर्सी बैठ के बस क्या कर रहा है, डॉक्टर कुर्सी पे बैठ के बस आपको सलाह दे रहा है, उसके इतने सारे पैसे लिए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना आप कि अगर इनके पैसे कम किए जाए और उधर डाले जाए तो वो अपना भी बढ़ जाएंगे। तो आर्थिक समृद्धि में असमानता का कारण यही बन रहा है। हमारे देश में एक गरीब का बेटा तैयारी करता है, मान लो आईएएस की, लेकिन नहीं बन पाता है, लेकिन पढ़ा तो काफी है ना। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तैयारी करता है, बन जाता है, और नहीं भी बने तो भी ठीक है, लेकिन बन जाता है मान लो। तैयारी तो दोनों ने बराबर ही की है ना, एक नहीं बन पाया एक बन पाया। अब आप सोचिए, कोई अमीर व्यक्ति उस डॉक्टर के पास जाएगा, उतनी ही फीस देगा जितनी वो गरीब का बेटा दे रहा है। अब उसका बच्चा नौकरी नहीं लग सका, उस गरीब की क्या गलती? तो उसके लिए सुविधाएं क्या दी गई है? तो उसके लिए सुविधाएं जो की बात होगी वो डेवलपमेंट में होगी, समझना। डेवलपमेंट में होगी, सरकार सब्सिडी देगी, सरकार ऋण देगी, सरकार आपको बीमा करवाएगी आपका, सरकार आपको इलाज के लिए बीमा करवाएगी, जो भी करवाए जा रहे 5 लाख का है, ठीक है। तो वो इसके लिए होती है। आप नौकरी लग गई तैयारी करके तो ठीक है, आपने कोई फैक्ट्री खोली तो ठीक है, नहीं खोल पाए, आप गरीब रह गए, आपके पास इलाज के पैसे नहीं है, तो वो फीस पैसे कौन देगी? सरकार देगी।
तो ये बीमा जो लाया गया 5 लाख वाला या 25 लाख वाला, दोनों ही सरकारें लेके आई हैं। तो जो लाया गया ये प्राइवेट अस्पतालों में लागू इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल में अभी भी इलाज सही से नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा बनाने से अच्छा है कि हम उन अस्पतालों में कुछ छूट गरीबों को दे दें, ठीक है, ये सोच के। तो किसके आधार पे किया गया? डेवलपमेंट के आधार पे किया गया। आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरण के नुकसान भी होते हैं, तो पर्यावरण को भी अलग रखा जाता है, जैसे कि ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा प्रदूषण फैलाएगा। बड़ी मिल कंपनी है, धुआं निकलेगा तो ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा, संसाधनों की बर्बादी होगी, जंगल काटे जाएंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हरित जीडीपी कहा जाता है, ध्यान रखना। प्रदूषण की जब भी बात आए तो हरित जीडीपी कहा जाएगा। जा और ये सारे जो कारण बनेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण बनेंगे। उसके बाद है कि कल्याण की, सुनना यहाँ पे लाइन, समृद्धि नहीं देखती लोग खुश है कि नहीं। समृद्धि नहीं देखती कि लोग खुश है या नहीं, ग्रोथ नहीं देखती कि लोग खुश है या नहीं। नींद पूरी हो चाहे ना हो, तनाव कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, सामाजिक कुरीतियां कितनी भी फैलेगी सामाजिक कुरीतियां। अगर कोई अमीर व्यक्ति अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, और वो लोग गरीबों का निरंतर मजाक उड़ाते जाएंगे, तो ये सामाजिक कुरीतियां फैलेगी। लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे, और सिर्फ अमीरों से नहीं, गरीब लोगों से भी नफरत करना शुरू कर देंगे एक दूसरे से ही। और ये जो जातियां बढ़ने का कारण है, ये सारी चीज, ये प्रोसेस, ये पैसों का खेल है बस, ये और कुछ नहीं है। सबको अगर समानता मिल जाए और सबको बेहतर ढंग से रोजगार, सारी चीजें मिल जाए, तो लोग काम में बिजी हो जाएंगे, फालतू की बातें करना बंद कर देंगे। तो सारी चीजें होती है। सुनना यहाँ पे, आर्थिक समृद्धि जरूरी इंजन है, ठीक है, जरूरी इंजन है। मतलब देश के लिए उत्पादन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इस असमानता बढ़ रही है इसके कारण समृद्धि को रोक दें और इस पे बात करें। अगर सिर्फ डेवलपमेंट पे, विकास पे बात करेंगे तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। हम मशीन नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि हमें ये डर रहेगा कि अगर हम मशीन लेके आए तो वो हमारे देश के लोगों का रोजगार खा जाएगी। तो क्या इस डर से हम मशीन नहीं लाए तो हमारी उत्पादन क्षमता कहाँ से बढ़ेगी? ठीक है, एक कुआं खोदने के लिए कम से कम कितने लोग, अगर हाथ से खोदा जाए तो कितने लोग खोदेंगे उसको? लेकिन मशीनों के द्वारा काफी आसान हो गया है, काफी कम लोग होंगे तो भी खोद देगी। ठीक है, तो हम इस डर से कुआं खोदने की मशीन नहीं लाएंगे कि यहाँ पे रोजगार छिन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि जरूरी इंजन है। उसके बाद यह हमें संसाधन, रिसोर्सेस देती है, लेकिन यह इंजन किस दिशा में चलेगा? समानता, स्वास्थ्य, या फिर सिर्फ धन संग्रह? ठीक है, क्या ये जो इंजन है, जो उत्पादन है, ये किसी व्यक्ति को अमीर से अमीर बना देगा या काफी सारे लोगों को गरीब बना देगा? क्या ये स्वास्थ्य पर ध्यान देगा या सिर्फ पैसा कमाओ और इकट्ठा करो बस, इस पे ध्यान देगा? तो ये क्वेश्चन है, आपके सामने भी है। कमेंट करना है कि समृद्धि ठीक है लेकिन एक कितनी मात्रा में होनी चाहिए, या ठीक है मशीनीकरण का युग, स्वास्थ्य या फिर सिर्फ धन संग्रह, ये तय करना विकास का काम है। ठीक है, स्वास्थ्य होगा या ना होगा, ये सारी चीजें तो इसका काम है। समृद्धि का काम है सिर्फ उत्पादन करना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। आज क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है तो ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना। आर्थिक समृद्धि का सेक्टरों के साथ जुड़ाव, सेक्टरों के साथ जुड़ाव। अब देखना, प्राथमिक क्षेत्र रहा हो, इनको, इस लाइन को अगर समझ गए तो आप समृद्धि को समझ जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र रहा हो या फिर कोई द्वितीय सेक्टर रहा हो, कोई भी रहा हो, इन सारी चीजों को लेकर हम काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब समझते हैं हम कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि है उसको लेकर कि सेक्टरों के साथ जुड़ाव कैसे है। देखना, प्राथमिक क्षेत्र है, तेल के हमको भंडार मिले तो ये तो नेचुरल थिंग हो गई, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें भी उत्पादन हमें निरंतर बढ़ाना होगा। चाहे सेवा क्षेत्र है जहाँ पे डॉक्टर निरंतर अपनी फीसें बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी उत्पादन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद देखो, हाँ,
उद्योग जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ये भी अगर हम इनमें भी ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ये भी आर्थिक समृद्धि का, तो तीनों सेक्टरों से इनका इसका जुड़ाव रहता है और इन्हीं के अंदर ही हमको इनको शामिल करना पड़ता है। भारत की समृद्धि 7% हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इस साल 7% उत्पादन बढ़ा है सभी सेक्टरों के अंदर, यह है समृद्धि। उसके बाद है एक लाइन और है कि विकास का जो सिर्फ पैसा नहीं, विकास सब कुछ देखता है। अब विकास को अलग से बताने की जरूरत है या आप समझ गए होंगे कि जो समृद्धि जो बात करता है, विकास उनके उसके उलट सबकी बात करता है, सबके रोजगार की बात करता है, ठीक है। मेन फोकस समृद्धि के अंदर मात्रा का होता है, क्या उत्पादन कितना बढ़ रहा है। विकास के अंदर गुणों का होता है, मतलब कि क्वालिटी का होता है कि क्वालिटी कितनी बेहतर दी जा रही है। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वालिटी, गुणात्मक, ठीक है। उसके बाद है कि बने कितने लोग प्रभावित हुए हैं, जो HDI मापन है वो इसके द्वारा मापा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आपका।